सभी स्टूडेंट्स ज़रा मुझे बताएंगे कि क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल हो पा रही है। चैट में लिख के बताइए हमारी स्क्रीन विजिबल हो पा रही है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मुझे ये बता दीजिए वॉइस के साथ साथ आपको मेरी स्क्रीन और मेरा राइटिंग बोर्ड विजिबल हो रहा है। हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बता दिया है कि सर ये विजिबल हो रहा है। वेरी गुड। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले मुझे आप में से ये बता दीजिए कि आप जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है उनमें से क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनके कॉलेज में अभी तक इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं हुआ हो। जिन स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज में इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ लिया है ओके, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है केवल वो मुझे लिख के बताएंगे कि उन्हें ये चैप्टर पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन अभी तक नहीं पढ़ा हुआ। ये हमारे कोर्स का एक मोस्ट सिंप्लीफाइड चैप्टर है, इसलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक सो कि सभी स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। हाँ, मन्नत जी कह रही है कि नहीं पढ़ा। ओके, एक स्टूडेंट ने केवल मुझे बताया कि सर हमारे कॉलेज में ये नहीं हुआ। रिया बता रही है नहीं पढ़ा। ओके, कोई बात नहीं। हेलो हेलो। हाँ, इसी का मैंने आपको भेजा है, बताना मेरे को। आके देखूंगा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। आगे खुला आपका? हाँ जी, चलिए तो आपको बताते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इस चैप्टर पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास थ्योरी का भी स्कोप है और प्रैक्टिकल का भी स्कोप है। ये जो चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इस चैप्टर्स में एग्जाम में हमारे पास थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हमारे पास पूछे जाते हैं। एग्जाम में ये चैप्टर जो है यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी एप्लीकेबल है और थ्योरी भी पूछी जाती है और प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है। हम लोग पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो मैं पहले आपको चलिए पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जहां पर श्योर ना हो या वो अपना माइक ऑन करके अगर मुझे बताएंगे तो थोड़ा सा लर्निंग में आसानी हो जाएगी। देखिए, मैं आज आपको ये चैप्टर आपने अगर कॉलेज में नहीं पढ़ा है तो क्लास 11-12 में ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा। हम बात करते हैं कि जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। बताएंगे मुझे स्टूडेंट बताएंगे कि क्या आपको ध्यान है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे हम लोग। हाँ जी, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा माइक ऑन करके बताएंगे तो थोड़ा सा बातचीत हो जाती है तो थोड़ा बढ़िया लगता है। तनिष्का ने लिखा है कि यस सर हमें ध्यान है। तो सबसे पहले हम यहां पर दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेस। अब बताइए, मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे।
कैसे बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में तो भूल गया। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड में। बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड में, वेरी वेरी गुड। सर सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड सेल्स आएंगी क्रेडिट साइड पे, वेरी गुड। एंड क्लोजिंग स्टॉक आल्सो। परचेज रिटर्न माइनस होगा परचेज में से। हाँ, अभी हम इसको नेट परचेज मान लेते हैं कि हमने रिटर्न्स यहां से माइनस कर दिए, ठीक है, और यहां पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्या कंप्लीट हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट? वेजेस वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गई ना। हम यहां पर फाइनल Okay, sir, अकाउंट्स okay. नहीं प्रिपेयर करे तो मुझे उसके अंदर की ब्रेकअप नहीं चाहिए। हाँ जी, रिचा ने कहा सर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, वेरी गुड, यहां पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और भी कुछ आ सकता है? बेटे ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर आपके कोर्स का सबसे इजी चैप्टर है। सोच लीजिए, बाकी सारे चैप्टर इससे डिफिकल्ट हैं। अगर इसी में आप आंसर नहीं देंगे तो फिर आगे चल के परेशानी ज्यादा होगी। थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे बताइए कंप्लीट हो गया? यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताइए जो ओपनिंग स्टॉक जो होता है इसकी वैल्यू कहां से आती है? जानवी ने कहा यस सर कंप्लीट हो गया, ओके। मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कहां से आती है? बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से मिल गई, ओके। ये वाली वैल्यू आपको पता है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए आपने जो एंट्रीज बनाई थी, लेजर अकाउंट बनाए थे, क्या वहां से हमें परचेज की वैल्यू मिल जाएगी? यस सर। ठीक है, परचेज की वैल्यू भी आपने, मैं ये लिख दूं ट्रायल बैलेंस से आपको मिल गई, ये भी आपको ट्रायल बैलेंस से मिल गई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, sir. डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता नहीं आप इतना डिले से आंसर दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैंने कोई नई बात आपसे पूछ ली है। अरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो ट्रायल बैलेंस से मिलेंगे। बताइए। यस सर। हाँ तो फिर जल्दी जल्दी से बताइए ना, कोई आंसर ही नहीं है, ना चैट में है ना आप आंसर माइक से दे रहे हैं। सेल्स की वैल्यू भी कहां से मिल गई? ट्रायल बैलेंस से मिल गई। यस हाँ सर। सर। अब मुझे बता दो क्या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस से मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। हाँ तो फिर अब क्या करें? क्या क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा? नो हाँ सर। सर। हाँ, किसी बच्चे ने हाँ भी कह दिया। क्या ट्रायल बैलेंस पे क्लोजिंग स्टॉक मिलता है? नो सर। हाँ, अरे कहां से मिल गया? अच्छा जरा मुझे ये बताइए, जब आप गुड्स परचेज करते हैं क्या एंट्री होती है? बेटे जल्दी जल्दी बताइए, गुड्स परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? परचेजेस टू बैंक। परचेजेस टू Get बैंक या debtor. परचेजेस टू क्रेडिटर? परचेज की आप एंट्री बनाते हो, यस सर। सेल्स की एंट्री बनाते हो? बैंक टू सेल्स। हाँ बनाते हो एंट्री, यस या नो? यस सर। जब भी आप कोई डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि आपने फ्रेट पे किया हो, जैसे कि आपने वेजिस पे की हो, आप एंट्री बनाते हैं? यस सर। बिल्कुल बनाते हैं। तो जिसकी आप एंट्री बनाते हैं उसका आप लेजर अकाउंट बनाते हैं, जिसका आप लेजर अकाउंट बनाते हैं वही आपके ट्रायल बैलेंस में आता है। तो आपके पास परचेज का लेजर होता है, आपके पास सेल्स का लेजर होता है, आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर होता है। मुझे ये बताइए क्लोजिंग स्टॉक की आपने कौन सा लेजर खोला, कौन सी एंट्री बनाई? तो जब हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगते हैं फाइनल अकाउंट्स में, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टॉक की वैल्यू।
बताइए, ये Yes, sir. स्टॉक की वैल्यू हमें यहाँ पर ये वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग में हमने कोई एंट्रीज नहीं बनाई स्टॉक की। अगर किसी बच्चे ने बनाई हो तो मुझे याद करा दो, हो सकता है कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है। बताएं। सर कोई एंट्री नहीं होती। हम उसकी कोई एंट्री नहीं बनाते, और अगर बनाना चाहते हैं तो अब बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फाइंड करनी होगी इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। और इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कभी ध्यान हो तो जब आपको Yes, sir. क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है तो वहां पर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको दी हुई होती है, वहां पर आपको दिया होता है कि भाई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज दिस मच। ये वैल्यू आपको नीचे दी होती है। यानी अभी तक अकाउंटिंग में हमने ये प्रोसेस में ये नहीं सीखा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो अब हम आपको सिखाएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। बताएं। जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमारे को जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो कंसेप्चुअली हम क्या करते हैं, अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को फाइंड करते हैं, और ये हमारी बुक्स में अवेलेबल नहीं होता, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो बताएं, मैं कंसेप्ट के ऊपर चल सकता हूं। यस सर। बाकी बच्चे मुझे यस सर। चैट में लिख के बताएंगे, ठीक है। ये हमने आपको मटेरियल दिया है थोड़ा सा, क्योंकि बुक के अंदर जो चैप्टर है वो काफ़ी वाइड होता है, तो हमने आपको मटेरियल दिया है। आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, तो आपको बाद में वहाँ से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पहले प्रैक्टिकल के पास लेके जा रहा हूँ, थ्योरी को मैंने भी स्किप कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे बताएंगे सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन विजिबल हो रहा है? यस यस सर। सर। ठीक है, मैं 2 मिनट क्वेश्चन यस सर। मैं 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको डेटा दिया हुआ है जनवरी के मंथ का, जनवरी के मंथ का डेटा दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जनवरी 1 में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट्स का, ओके, और उसकी वैल्यू जो थी वो 8 रुपीज के हिसाब से थी। ये कोई लेजर अकाउंट नहीं है, क्योंकि स्टॉक का हमारे पास कोई लेजर अकाउंट नहीं होता, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन हमें अलग से करनी पड़ती है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जनवरी में 500 यूनिट्स का था, और हमारे पास जो रेट था वो 8 रुपीज का था। उसके बाद जनवरी के मंथ में हमने 5th ऑफ जनवरी को कुछ गुड्स परचेज किए, 14th को परचेज किए, 21st को, 23rd को, ये यूनिट्स हमने परचेज किए, और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी हमने कुछ यूनिट्स को सेल भी किया। अगर मैं अपना जनवरी के मंथ के एंड में अगर मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहूं तो मुझे यहां पर स्टॉक की वैल्यू चाहिए, बोलिए। यस सर। यस अब सर। मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो स्टॉक की वैल्यू आती है वो वैल्यू, उसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि जितने भी आपके पास अनसोल्ड यूनिट्स हैं उन यूनिट्स की मुझे चाहिए कॉस्ट। अनसोल्ड यूनिट्स की मुझे क्या चाहिए? मुझे कॉस्ट चाहिए। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसको समझते हैं। तो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। यहां पर सभी स्टूडेंट देखेंगे, उन्होंने मुझे डेटा दिया कि मेरे पास स्टार्टिंग में 500 यूनिट्स थे, और हमने ये वाले यूनिट्स और परचेज किए हैं, और 2900 यूनिट्स हमने सेल किए हैं। तो सबसे पहला टास्क होगा कि मैं ये कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स जो मेरे पास अनसोल्ड रह गए हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, ओके। अगर आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स आपके पास अनसोल्ड पड़े हुए हैं। हाँ जी बताइए।
बेटे आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, अगर आप मोबाइल पे हैं तो जरा एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। अ, बेटे आपकी वॉइस मेरे पास बहुत लो आ रही है। क्या आप मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है आपने? एक मिनट, क्या मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है? अगर मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है तो आपको ना चेक करना पड़ेगा वहां पर, या माइक या स्पीकर ऐसे ऑप्शन आ रही होगी। चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग के यूनिट्स थे 500 यूनिट्स। ओपनिंग के यूनिट्स थे 500 और हमने परचेज किए 800 और 700। टोटल कीजिए मेरे साथ, 800 प्लस 700 1500 प्लस 1000 2500 प्लस 500 3000 यूनिट्स। तो स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? हम लोग जब पीरियड एंड हो जाता है तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट्स का स्टॉक था, कितने यूनिट्स हमने परचेज किए थे और उसके बाद कितने यूनिट्स हमने सोल्ड कर दिए। 2900 यूनिट्स हमने सोल्ड कर दिए, तो हमारे पास क्लोजिंग यूनिट्स कितने हो गए? 600। सबसे पहला टास्क है कि हम ये पता लगाएंगे कि हमारे पास यूनिट्स अनसोल्ड हैं कितने, और इसे पता लगाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम अपनी बुक्स में जो हमने परचेज सेल्स के बिल बनाए हुए हैं वहां से हम लोग प्लस माइनस करके निकाल लें, और दूसरा तरीका होता है कि हम अपने गोडाउन में फिजिकली काउंटिंग भी कर सकते हैं। मुझे बताइए, क्लोज सबसे पहला काम क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को फाइंड करना। यस और नो? यस सर। और इसे Yes, करने sir. के लिए सुमित कुमार कह रहे हैं कि कोई नेटवर्क इशू है। नहीं, इसे करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि मेरे पास अनसोल्ड यूनिट्स हैं कितने। बताइए जी, हमारे पास अनसोल्ड यूनिट्स पता लग गए 600 है। यस सर। Yes, sir. अब सवाल ये उठता है कि ये जो 600 यूनिट्स हैं, ये कौन से यूनिट्स हैं और इनका प्राइस क्या है? क्वेश्चन में जाइए। अब मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। मुझे यह पता लग गया कि मेरे पास 600 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये रहेगी कि मैं ये कह दूं कि मेरे पास ये वाले 500 यूनिट्स अनसोल्ड पड़े हुए हैं। ओके, बोलो ना। यस सर। और 600 में से अगर 500 ये हैं तो रिमेनिंग 100 यहां से हैं। अकाउंटिंग कहती है कि अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो 600 यूनिट्स आपके पास बचे हुए हैं वो कौन से वाले हैं, ताकि हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ये कह दूं कि 500 यूनिट्स ये वाले हैं और 100 यूनिट्स दूसरे लॉट में से हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कोई और तरीका जो आपको लगता हो वो बताइए। मैं इसको लिख के नीचे से दिखाऊं? जो 500 है वो प्लस ऊपर 1000 में से 100। दोबारा बोलो बेटे, कौन से 500? जो 23rd को लिए हैं वो 500 हाँ, और 21st के 100। यानी कि अब मैं सबसे जो लास्ट वाले में मैं कह रहा हूं कि भाई ये सब तो मेरे सेल हो गए होंगे, यानी मेरे पास स्टॉक में कौन से बचे होंगे? यहां से 500 और यहां से 21st में से कितना? 100। 100। 100। क्या सभी 100। स्टूडेंट्स को मेरी ये बात समझ में आई यस सर। कि Yes, अब sir. ये 600 यूनिट्स की वैल्यू निकालने हाँ, की सर। मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ये कहूं स्टॉक के अंदर जो सबसे ओल्डेस्ट गुड्स हैं उनसे स्टार्ट करो, यानी ओपनिंग वाले 500 और उसके बाद ओपनिंग वाले 500, उसके बाद 5th ऑफ जनवरी को 100 और 5th जनवरी वाले 100 यूनिट्स। और इसकी जो कॉस्ट थी
8 रुपीज और 9 रुपीज, तो 500 इंटू 8 4000 और 100 इंटू 9 Yes, sir. 900। ये कॉस्ट आ गई 4900। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 आपने मुझे बताई कि सर जो लेटेस्ट, जो सबसे आखिरी वाले थे 23 जनवरी में, उसमें भी बाई चांस 500 यूनिट्स थे और उसका प्राइस कितना था, @9 रुपीज। और उससे पहले वाले जो थे ये 23 जनवरी से पहले थे 10 रुपीज वाले। ये 100 यूनिट्स जो थे ये 10 रुपीज वाले थे। तो 4500 और 1000, ये वाली कॉस्ट आ गई 5500। अब मुझे बताइए कोई और ऑप्शन भी किसी के पास है? सर एवरेज रेट ले ले सारे यूनिट्स का। अच्छा, अब एवरेज निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। मैं 8 रुपीज प्लस 9 रुपीज, 9 रुपीज, 10 रुपीज, 9 रुपीज, इन सबको प्लस करके 1 2 3 4 5 क्या इनसे डिवाइड कर दूं? ये जो 5 बार के रेट मुझे दिए हुए हैं, एवरेज क्या होता है? इन पांचों को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दूं? Yes, sir. नो सर। नहीं, ये सिंपल एवरेज हो जाती है। इट इज इनकरेक्ट। जो एवरेज होती है वो दो तरीके की होती है, रेदर 3 तरह की एवरेजेस होती हैं, लेकिन यहां पर दो ही एवरेजेस की बात होंगी। एक होती है सिंपल एवरेज, एक होती है वेटेड एवरेज। अगर हमने केवल प्राइसेस की एवरेज निकाली तो वो सिंपल एवरेज होगी, और अगर हमने यूनिट्स के साथ में एवरेज निकाली तो वो हमारी वेटेड एवरेज होगी। तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या अलाउड है? वेटेड एवरेज। बिल्कुल सही कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि सर थर्ड ऑप्शन है एवरेज, लेकिन आप उसको नाम देंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड कहता है यूनिट्स और रेट इनको मल्टीप्लाई करो और जो भी इनका प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए मैं आपको शीट से दिखा दूं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यहां पर देखिए, यहां पर हमने कैलकुलेशन की है। यहां पर हमने कैलकुलेशन की नहीं है, तो हमें कैलकुलेशन यहां पर करनी होगी। चलिए तो 2 मिनट में कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले 500 यूनिट्स थे क्वेश्चन में, जिसका रेट था 8 रुपीज। ये हो गया 4000। उसके बाद हमारे पास थे 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9 रुपीज। 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9 रुपीज 7200। देन 700 यूनिट्स थे एट द रेट ऑफ 9 रुपीज 6300। फिर हमारे पास 1000 यूनिट्स थे एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, दिस इज 10,000। और फिर हमारे पास 500 यूनिट्स थे लास्ट में 9 रुपीज वाले 4500। ठीक है, तो टोटल यूनिट्स जो हमारे पास आएंगे ये शायद कितने थे? 3500। 32,000. अभी देख लेते हैं, रुको। 4000 प्लस 7200 प्लस 6300 प्लस 10,000 और प्लस 4500, 32,000। 32,000। और यूनिट्स कितने आ रहे हैं? 3500 यूनिट्स। 3500। तो हमारी वैल्यू जो निकल के आ रही है, पर यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो टोटल वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स 32,000 डिवाइडेड बाई 3500, 9 रुपीज 9.14। ठीक है, क्लियर है बेटे? बताइए, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। अब इसको Yes, sir. अब इसको हमें समझना होगा कि हमने क्या किया। तो हमारे पास 3 आंसर आ रहे हैं।
एक आंसर आ रहा है हमारे पास जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टॉक में यूनिट्स बचे हुए हैं वो सबसे ओल्ड वाले यूनिट्स हैं। मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये लोग ऐसा ही करते होंगे कि जो नया सामान खरीद के लाते हैं पहले वो नया सामान बेच देते हैं और पुराने सामान को संभाल के रख लेते हैं कि वो जितना पुराना No, होता sir. जाएगा वो उतना बढ़िया होता जाएगा? नो तो, सर। तो पहला वाला ऑप्शन जो है ना, पहला वाला ऑप्शन एक्चुअली में ज्यादा बढ़िया नहीं है। अच्छा, मुझे इसका नाम बता सकते हो? जिन बच्चों ने पढ़ लिया इसमें, इस मेथड का नाम क्या है? Out. LIFO method. FIFO. लीफो FIFO. नहीं, लीफो। लीफो मेथड। इसमें लास्ट वाला जो आया, जो गुड्स लास्ट में आए वो हमने पहले सेल कर दिए। लास्ट वाला इन जो हुआ था वो पहले आउट हुआ, इसीलिए स्टॉक में कौन सा बच गया? सबसे पुराना वाला, सबसे पुराना वाला बच गया। ये मेथड ये कहता है कि आपने जो लास्ट में गुड्स परचेज किए थे आपने वो वाले गुड्स सेल किए हैं। यानी कि ये मेथड, लीफो मेथड क्या कहता है कि 2900 आपने इन लास्ट वाले में से सेल किए हैं। बोलिए। ये बिल्कुल सही हरजोत ने लिखा है, लास्ट कम फर्स्ट आउट। बिल्कुल ठीक लिखा है हरजोत, लास्ट वाला पहले गया। अब आपको बता दें, मैंने आपको ऊपर ही लिख के बताया है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर है इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। और हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ठीक नहीं होता, उसे यूज नहीं करना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड AS2 कहता है आपको यूज नहीं करना है। लेकिन ये आयरनी है कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स के अंदर आज भी लास्ट इन फर्स्ट आउट के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, बेटे जल्दी से बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ये जो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, ये अगर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, बाई चांस अगर आप CA कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो आप वहां पर आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। वो कहेंगे कि ये वाला मेथड AS2 अलाउ नहीं करता, तो हमने पढ़ना भी नहीं है। पर हमारे एग्जाम के अंदर है तो इसलिए हमने पढ़ लिया। मुझे दूसरे वाले मेथड का नाम बताइए। First in, first First out. in, first. लीफो मेथड। ठीक है, पहले जो गुड्स आए थे वो पहले चले गए, इसलिए स्टॉक में कौन से बच रहे हैं? लास्ट वाले। और तीसरे मेथड का नाम मैंने आपको बताया था, क्या मेथड का नाम है? वेटेड एवरेज मेथड। अब यहां देखिए, हमने आपको इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है, वेटेड एवरेज क्या कहता है। और फिर हमने यहां पर आपको उनकी नीचे यहां पर वैल्यू आपको बता दी। ठीक है, ये 3 मेथड आपने पढ़ लिए। ओके, अब मुझे Yes, sir. ये बताइए, क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करती हैं जैसे अभी हमने किया कि जब फाइनल अकाउंट्स तैयार करने थे तब अकाउंटेंट आया और अकाउंटेंट कह रहा है कि सर वो स्टॉक कितना है, तो फिर हमने प्लस माइनस करके देखा कि हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, फिर हमने उसकी वैल्यू लगाई। क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करती होंगी? No, No, sir. sir. तो फिर वो हमारे पास तो अकाउंटिंग में, अकाउंटेंट कह रहा है हमारे पास अकाउंटिंग में तो कोई मेथड था नहीं कि हम स्टॉक की एंट्री बनाते हो। तो फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम नहीं करना चाहती तो फिर वो कैसे काम करती होगी? बताइए। क्या आपने कभी स्टोर्स लेजर के बारे में सुना है? Yes, sir. ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि देखो अकाउंटिंग में ट्रिपल एंट्री तो हो नहीं सकती। हम या तो सेल की एंट्री बना सकते हैं या परचेज की एंट्री बना सकते हैं। स्टॉक को काउंट करने का हमारे पास अकाउंटिंग में कोई डेबिट क्रेडिट का तरीका नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पास कुछ रिकॉर्ड्स बना सकते हैं।
अगर आप स्टॉक के लिए रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं तो उसका नाम होता है स्टोर्स लेजर। क्या होता है? Stores ledger. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम नहीं करना चाहती जैसे अभी अभी हमने किया, तो वो लोग क्या करेंगे, वो स्टोर्स लेजर बनाएंगे। और मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि स्टोर्स लेजर कैसे बनता है। पर थोड़ी देर के लिए वापस आते हैं। स्टोर्स लेजर तो हम बाद में बना लेंगे क्योंकि वैल्यू हमने निकाल ली है। अब मुझे बताइए, क्या यहां पर जो ये वैल्यू लिखी जाती है क्लोजिंग स्टॉक की, क्या ये यही वाली कॉस्ट होती है जो हमने निकाली है, या कुछ और भी हो सकती है? बेटे आप में से बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया है, थोड़ा ट्राई कीजिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी। सर यही सर होती है। डिपेंड करता है हम कौन सा मेथड यूज करें। बेटे वो आपने चाहे लीफो मेथड लगाया, फीफो मेथड लगाया, वेटेड एवरेज लगाया, या और भी कई सारे मेथड्स होते हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो प्रैक्टिकली लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किए। मेथड से कोई भी आप लगाइए, उससे आपको जो कॉस्ट निकल के आई वो यहाँ लिख दी। तो मेथड की बात अब नहीं हो रही। मेथड आपको अकाउंटिंग ने कहा है कि आप मेथड जो लगाना चाहे आप लगाइए, यानी यहाँ मेथड का इशू नहीं है। मार्केट वैल्यू पे। हाँ जी, दोबारा बोलो। मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो आपने कहा है, कोशिश की है, पर मार्केट वैल्यू सही शब्द नहीं है। मार्केट वैल्यू नहीं कहा गया, कुछ और कहा गया है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। वो कहते हैं कि आपको एक और वैल्यू चेक करनी है जिसे हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस है। मार्केट वैल्यू तो जो आपको मिल सकता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है जो एक्चुअली में आपको मिलेगा। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आपको कॉस्ट भी चाहिए और आपको उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी चाहिए। और फिर यहां पर क्योंकि दो वैल्यू हो गई, कॉस्ट हो गई, नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई, तो यहां पर जो वैल्यू आती है वो कौन सी होती है? whichever is Whichever less। is lower. यस, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब बात कंप्लीट हो गई। अब मुझे बताएं, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ क्लास में एडिड हैं, मुझे ये बताएं कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है वो क्या होती है? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। Yes, sir. जल्दी बताएं, वहां पर जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। करेक्ट? जहां पर हमें Yes, sir। यस सर। जहां पर क्वेश्चन में हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई होती, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई क्योंकि हम बिजनेस करते हैं इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट की रियलाइजेशन वैल्यू आएगी वो कॉस्ट से ज्यादा आएगी। तो जहां नहीं दिया होता वहां हम एजम्पशन लगा लेते हैं कि हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज मोर देन कॉस्ट। ओके? Yes, sir. तो इस पूरे चैप्टर में, ये अभी जो हमने शुरू किया है चैप्टर, उसमें अब मैं 5 मिनट में रिकॉल करता हूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको ये पढ़ाया कि जो स्टॉक की वैल्यू होती है वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस होती है। दिस इज द कंसेप्ट। AS2 जब आप पढ़ेंगे तो वो अपनी मेन लाइन यही बताएगा कि स्टॉक की वैल्यू होती है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब हम डिस्कस करेंगे कि सर कॉस्ट को कैसे निकाला जाता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। कॉस्ट को निकालने का मैंने आपके साथ एक तरीका बताया कि होना तो यही चाहिए कि सबसे पहले हम अपने स्टॉक के यूनिट्स को चेक करेंगे कि हमारे पास कितने यूनिट अनसोल्ड हैं, और फिर हम उसकी वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हर एक ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या फिर वेटेड एवरेज मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड थ्योरेटिकली हमारी DU बुक्स में दिया हुआ है, प्रैक्टिकली अलाउड नहीं होता, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ये जो मैंने मेथड आपको करके दिखाया इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मेथड। क्या नाम देते हैं? Periodic method. पीरियोडिक मेथड।
कोई बच्चा मुझे बता सकता है किस अगर उसको method याद को? हो कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मेथड? जिसमें हम एट द एंड ऑफ द पीरियड जो जिसके लिए हम बना रहे हैं अकाउंट्स उसमें चेक करते हैं कि कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है बिल्कुल ओनली एट ठीक। द एंड ऑफ द पीरियड। बिल्कुल ठीक। पीरियोडिक मेथड ये कहता है कि आपको पूरे पीरियड में आपको कोई टेंशन नहीं थी, जब आपको जरूरत पड़ी तब आपने प्लस माइनस करके स्टॉक को ढूंढा और उसकी वैल्यू निकाल ली। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मेथड। मुझे बताएं बाकी सभी बच्चों को बात समझ में आई कि पीरियोडिक मेथड क्या है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। पीरियोडिक मेथड कहता है कि आप हमेशा स्टॉक की वैल्यूएशन फाइंड नहीं करते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर के आप अपने स्टॉक को ढूंढते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मेथड। आफ्टर अ पीरियड आप अपने स्टॉक की वैल्यू को ढूंढ लेते हो। ओके सर। अब मैं 2 मिनट आपको यहां पर असाइनमेंट में यहां पर रीड भी करवा देता हूं। ये देखो, दिस इज पीरियोडिक मेथड। सभी स्टूडेंट्स को यहां दिखाई दे रहा है? पीरियोडिक मेथड कहता है कि इस मेथड में हम स्टॉक की वैल्यू जिस दिन स्टॉक चाहिए होता उस दिन या तो फिजिकल काउंट करके देख लेते हैं या किसी पर्टिकुलर डेट पर हम इन्वेंट्री को वैल्यू करके देख लेते हैं। ठीक है? मुझे एक बात बताइए, लेटर सपोज आपके पास एक कस्टमर का फोन आता है और वो कस्टमर कहता है कि मुझे आपसे आर्टिकल नंबर XYZ जो भी है ये आर्टिकल चाहिए और मुझे इस आर्टिकल के 600 यूनिट्स चाहिए। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे बड़ा ऑर्डर आ गया, स्टाफ को बोलेंगे जरा काउंटिंग करके आइए कितना पड़ा हुआ है। क्या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती हैं? नो सर। तो बड़ी No, ऑर्गेनाइजेशन sir. जो हैं वो क्या करती है, वो अपने पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का फॉर्मेट है उसको फॉलो करती हैं, जिसे हम बोलते हैं परपेचुअल मेथड। क्या बोलते हैं? परपेचुअल मेथड। सेकंड मेथड इज परपेचुअल मेथड। अब ये परपेचुअल मेथड कहता है ये कि जब भी स्टॉक आपकी मूवमेंट होगी, स्टॉक की जब भी मूवमेंट होगी, यानी चाहे आप परचेज कर रहे हैं या आप सेल्स कर रहे हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास स्टॉक की अपडेशन होनी चाहिए। यानी कि आप हर ट्रांजैक्शन के बाद ही अपने स्टॉक को अपडेट करेंगे। आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है तो ये काम कंप्यूटर कर देता है, लेकिन पहले मैनुअली करना पड़ता था। अब आप देखते हैं जब आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो बताते हैं कि आप जो आइटम परचेज कर रहे हैं वो हमारे पास कितने यूनिट्स अवेलेबल है। दिखाते हैं या नहीं दिखाते? यस सर। यस सर। तो ये जो परपेचुअल मेथड है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास परपेचुअल मेथड फॉलो करती है और परपेचुअल मेथड में हम लोग क्या बनाते हैं? स्टोर्स लेजर बनाते हैं। ठीक है? इस स्टोर्स लेजर में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मेन 4 कॉलम बनेंगे। मैं अभी आपको फॉर्मेट बताता हूं। एक कॉलम बनता है डेट का, एक कॉलम बनता है रिसिप्ट का। क्या बोला मैंने? रिसीट। हम परचेज नहीं लिख रहे, हम रिसीट लिख रहे हैं। यानी कि जब स्टॉक आया, यहां मेरा ऑब्जेक्टिव स्टॉक को कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास जब स्टॉक आएगा तो स्टोर्स मेंटेन करने वाला पर्सन कह रहा है मेरे पास स्टॉक आया, रिसीट हुई। और जब भी हमारे पास से स्टॉक इशू होगा और फिर हमारे पास में क्या होगा? स्टॉक का बैलेंस होगा। तो हम हर एक ट्रांजैक्शन पे इसको अपडेट करेंगे। इसको बोलते हैं स्टोर्स लेजर। और मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाता हूं। इसका फॉर्मेट क्या होगा? ये दिस इज फॉर्मेट ऑफ योर स्टोर्स लेजर। यहां आपको दिखाई दे रहा है, एक कॉलम बनेगा डेट का, ओके, एक कॉलम बनेगा रिसीट का, एक कॉलम बनेगा इशू का और एक कॉलम बनेगा बैलेंस का। और इन तीनों के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इस तरीके से बनेगा।
बोलिए, समझ में आया? ये आपका नॉर्मल लेजर अकाउंट नहीं है जिसमें आप डेबिट और क्रेडिट बना लेते थे, ठीक है? इसमें कोई डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट नहीं है, इसमें केवल प्लस और माइनस का कंसेप्ट है। स्टॉक आएगा तो हम स्टॉक के यूनिट प्लस करेंगे, स्टॉक जाएगा तो स्टॉक के यूनिट माइनस करेंगे। बोलिए, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब देखिए यहां पर मैंने आपको Yes, sir. यहाँ पर मैंने आपको ये डिफरेंस बताया हुआ है, और ये एग्जाम में थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक और परपेचुअल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपकी ड्यूटी है, चाहे आप बुक से याद कर लीजिएगा, यहाँ से याद कर लीजिएगा, या अपने नोट्स बनाइएगा, वो आप देखेंगे, ठीक है? मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर वापस परपेचुअल के ऊपर आऊंगा। ये एग्जामिनेशन में अब 2-3 बार क्वेश्चन रिसेंट टाइम में आ गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है एचपी इज अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेट्रोल, डिटेल्ड इन्वेंट्री ऑफ पेट्रोल इज टेकन व्हेन द बुक्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है? सभी स्टूडेंट्स Yes, sir. ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपको दिया हुआ है कि आपने सेल किए 47,25,000 रुपीज की, मेरे को चाहिए थे सेल्स के यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान है, क्वेश्चन ने आपको दिया था 2900 यूनिट्स आपके सेल में हुए थे। बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? दूसरी बात, वो कह रहा है कि हमारे जनरल ओवरहेड कॉस्ट है 1,25,000। तो ये जनरल ओवरहेड कॉस्ट मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ठीक है? Yes, sir. हमारे पास पीरियड के स्टार्टिंग में ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1 लाख लीटर की, और ये हमारा रेट था। हमने परचेज किए, 2 बार परचेज किए मंथ में, एक बार 2 लाख यूनिट्स और एक बार 1 लाख यूनिट्स। ओके? Yes, sir. अब वो कह रहा है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 1.3 लाख लीटर्स। Yes, अब यहां देखिए, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि गगन तुमने क्या करना है ये पूछ करके कि कितने यूनिट सोल्ड हुए। मैंने कहा जब आप मुझे यूनिट्स, आपने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स बता दिए, परचेज के बता दिए, तो यूनिट्स सोल्ड जब बताओगे तभी तो मैं क्लोजिंग यूनिट्स निकाल पाऊंगा ना। बोलो हाँ या ना? Yes. तो क्वेश्चन Yes, कह रहा है sir. अच्छा गगन तुम्हारे को क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट चाहिए, लो मैं ही दे देता हूं। उसने मुझे क्वेश्चन में दे दिया कि मेरे पास 1,30,000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल अनसोल्ड है। बोलो Yes, sir. थैंक यू कहो एग्जामिनर यस को, सर। कहो थैंक यू। लो शर्मा रहे हो, उन्होंने आपको स्टॉक की यूनिट्स निकाल के दे दी, आपका काम आसान किया कि नहीं किया? Yes, sir. तो वही तो कह रहा हूं, तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि ओके एग्जामिनर आपने हमें बता दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, और इसकी वैल्यू ढूंढने के मेरे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। बताओ, लास्ट वाला मेथड लूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ऊपर के यूनिट से स्टार्ट करना शुरू करूंगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लूं तो नीचे से sir. स्टार्ट करूंगा, और वेटेड एवरेज लूं तो कैलकुलेट करके निकाल दूंगा। ये आपका लेटेस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। ये आपके 2025 में जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें भी पूछा गया था। तो मुझे बताइए ये क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे? बताइए ये क्वेश्चन कर लेंगे? Yes, sir. बहुत डल आवाज आ रही है कि सर कैसे करेंगे। अरे भाई, उसने कहा आप मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगा करके स्टॉक की वैल्यू बता सकते हो। बताओ। Yes, sir. ये तो यहीं पर निकल Yes, गई sir. यस सर। कि 1 लाख यहां से लेंगे और 30,000 यहां से ले लेंगे, बात खत्म होगी। तो फिर एनर्जी के साथ आंसर दो ना कि हो जाएगा। हो जाएगा sir. अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सुनी है? यस Yes, सर। sir. बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी ओपनिंग स्टॉक और परचेज को मिला करके,
उसमें से अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। यस सर। जो गुड्स सेल हुए उसकी कॉस्ट क्या थी? तो टोटल गुड्स की कॉस्ट क्या थी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। बोलो। यस सर। और जो आपकी यूनिट सेल नहीं हो पाए उनकी कॉस्ट मैंने माइनस कर दी, तो जो बच गई वो उन यूनिट्स की कॉस्ट है जो हमारे सेल हुए थे, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका एक फॉर्मूला और होता था, Yes. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वही मैंने लिखा है, मैंने सिंप्लीफाइड में कर दिया कि टोटल जो आपकी कॉस्ट आई थी उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, आपकी सीओजीएस आ जाएगी। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि दूसरा तरीका यह है कि हम परपेचुअल सिस्टम फॉलो करें। परपेचुअल सिस्टम यह कहता है कि आपको हर स्टॉक की मूवमेंट पर स्टॉक को अपडेट करना है। ठीक है। यस सर। बेटे जल्दी जल्दी बोलो ना, एनर्जी दिखाओ तब हम आगे बढ़ें। यस सर। परपेचुअल स्टॉक टेकिंग में सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि क्योंकि मुझे प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने हैं, तो मुझे जब जब यूनिट आपने सेल किए होंगे तब तब मुझे उसकी डेट्स भी चाहिए। अब मैं वापस जाता हूं यहां पर, मुझे बताइए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें यूनिट जब सेल हुए थे क्या आपको उनकी डेट्स गिवन थी? यस सर। यस सर। कहाँ नहीं। गिवन थी? नहीं उसने नहीं, सेल की नहीं है, सिर्फ परचेज की। नहीं, उन्होंने सेल्स का ना एक ब्लैंकेट डेटा दे दिया था कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी हमने इतने सेल किए हैं। ठीक है, ये देखो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी यूनिट सोल्ड इतने थे, लेकिन उन्होंने डेट वाइज हमें डेटा नहीं दिया था। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं परपेचुअल मेथड लगाना चाहूं तो क्या लगा सकता हूं? नो सर। नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पास सेल्स की स्पेसिफिक डेट्स अवेलेबल नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई कि परपेचुअल स्टॉक का क्वेश्चन, परपेचुअल वैल्यू का काम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर सेल्स की डेट्स गिवन हो। ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको इसका एक फॉर्मेट बताया था, ध्यान है फॉर्मेट? यस सर। हम लोग पहला कॉलम बनाएंगे डेट का, दूसरा कॉलम बनाएंगे रिसीट्स का, तीसरा कॉलम बनाएंगे इश्यूज का, और चौथा कॉलम बनाएंगे बैलेंस का। ठीक है। और फिर इनके अंदर हम Yes, लोग, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर एक डाउट है, जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लास्ट में जो पूछा कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे या नेट प्रॉफिट? क्योंकि मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बेटे प्रॉफिट और लॉस तो इस केस में हम ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल देंगे, नेट प्रॉफिट भी निकाल देंगे। लो, तुम्हें पता है, एक बात बताओ, तुमने कभी रामायण सुनी है? यस सर। तो इतनी देर लगा के बोलते हो। हाँ, अब रामायण में सीता माता का स्वयंवर चल रहा है, और सीता माता के स्वयंवर में क्या कंडीशन रखी गई थी? जो धनुष को तोड़ेगा वो वही उनका वर बनेगा। अरे नहीं, ये तो आपने गलत बात कही। बाकी बच्चे मुझे बताओ जरा, सीता माता के स्वयंवर की क्या शर्त थी? तो भी धनुष के ऊपर कमान लगाएगा वही। धनुष के ऊपर वो जो धागा होता है उसको बोलते हैं प्रत्यंचा। धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी है। अरे बोलो भाई, रामायण तो सबने सुनी हुई होती है। माइक ऑन करो, सर। माइक ऑन करो जरा, बताओ तो सही भाई। सीता जी के स्वयंवर हाँ की जी, शर्त सर। थी कि धनुष को उठाना है और उसके ऊपर वो जो प्रत्यंचा है वो चढ़ा देनी है, यही तो कंडीशन थी। यस सर। अब भगवान राम तो भगवान राम है, उन्होंने धनुष भी उठाया, प्रत्यंचा भी चढ़ाई, और अलग से क्या कर दिया? तोड़ भी दिया। तोड़ भी दिया। उन्होंने कहा लो मैं इसको तोड़ भी देता हूं। तभी तो परशुराम को गुस्सा आया था कि भाई धनुष तोड़ दिया। अब यहां पर क्वेश्चन है, उन्होंने कहा प्रॉफिट और लॉस निकालो। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ये तो बताया नहीं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस नेट प्रॉफिट निकालें। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं,
लेकिन यहां पर हम नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें जनरल एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, तो हम दोनों प्रॉफिट निकाल देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट भी और ग्रॉस नेट प्रॉफिट भी। ठीक है, ओके सर। ओके हाँ, सर। थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए मैंने कहा चलो पढ़ते पढ़ते बच्चे थक गए होंगे तो इसलिए एग्जांपल ले लिया। खैर एनी हाउ, आइए अब कोई और क्वेरी बची है, आगे बढ़े। ध्रुव को बहुत मजा आ रहा है। यस सर। तो मैंने आपको बताया कि स्टोर्स लेजर बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है जिसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं। थोड़ा आपने देखकर बनाना है कि डेट का कॉलम छोटा बनेगा, बाकी 3 कॉलम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना कि उनमें हमें 3 कॉलम और बनाने होते हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपने लेना है ओपनिंग स्टॉक। सभी स्टूडेंट यहां पर ध्यान देंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो आप यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओके, ये ओपनिंग स्टॉक आपके पास 100 यूनिट्स थे, रेट ये था और वैल्यू ये थी। क्लियर है? यस सर। इसके बाद जब आप यूनिट परचेज करेंगे तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। बोलिए। यस सर। यस सर। अब आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया तो आपने 200 यूनिट परचेज किए, इस रेट पर परचेज किए और ये उसकी वैल्यू बनी, ये आपने रिसीट में दिखा दिया। अब यस सर। अब ध्यान ये देना है कि सर मैं मेथड कौन सा फॉलो करूं, फीफो मेथड फॉलो करूं, लीफो मेथड फॉलो करूं? बताइए जी। अगर मैं लीफो या फीफो में से कोई भी मेथड फॉलो करता हूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो गुड्स इशू हुए वो पहले वाले इशू हुए या लास्ट वाले इशू हुए। देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? यस सर। सर देखना। फीफो Yes, मेथड, sir. फीफो मेथड ये कहता है कि पहले वाले जो गुड्स हैं उनको पहले इशू करो, और लीफो मेथड कहता है जो लास्ट वाले गुड्स हैं उनको पहले इशू करो। तो इसका मतलब मुझे अलग अलग लॉट वाइज डिटेल रखनी होगी। तो यहां पर आप देखिए, अगर तो मेरा मेथड लीफो हो या फीफो हो, दोनों में से कोई भी हो, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अपने स्टॉक को ऐसे ही सीक्वेंस में लिखूंगा कि ये मेरा पहले वाला है और ये मेरा नया वाला है। ये देख रहे हो आप? यस सर। यस सर। अच्छा, बाकी सभी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? वो सब ऐसे ही बैठे हुए देख रहे हैं कि छोड़ो पार्टिसिपेट क्या करना। बोलो ना। आपको यहां पर बेटे सर, बात को समझनी है। अगर आप समझ जाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी बोलो वंश, तुम कुछ कह रहे थे। सर समझ गए। अब इसमें एक चीज और समझ लो, मेरे पास एक मेथड और था, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड क्या ये कहता था कि मैं देखूंगा कि पहले वाले गुड्स हैं या बाद वाले गुड्स हैं? नो सर। नो सर। वो कहता था मैं तो सभी गुड्स की एक कॉमन एवरेज वैल्यू निकाल दूंगा। यस बेटे सर। आप अपना कैमरा बंद कर लो प्लीज। हाँ जी, अब यहां पर आप देखिए, जो वेटेड एवरेज मेथड है वो वेटेड एवरेज मेथड कहता है अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करूंगा तो सभी स्टूडेंट मेरे पास ध्यान से समझ लेंगे, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ये मेरी टोटल वैल्यू होगी, ये मेरे टोटल यूनिट्स होंगे, और फिर मैं इससे एक सिंगल प्राइस निकाल लूंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो Yes, जब sir. तक मेरा वेटेड एवरेज मेथड होगा तो थोड़ा अलग प्रोसीजर है, क्योंकि वहां पर दोनों गुड्स को हम मिक्स करके कॉमन रेट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वेटेड एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, वेटेड एवरेज का क्वेश्चन कम आता है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन लीफो और फीफो के होते हैं। तो लीफो का और फीफो का क्वेश्चन आएगा तो हम स्टॉक को अलग अलग रखेंगे, हमने मिलाना नहीं है, और हमने उसी सीक्वेंस में रखना है जिस सीक्वेंस में हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब यस सर। अब हमारी नेक्स्ट डेट पर हमने यहां पर इशू किया है 100 यूनिट्स। अगर यहां पर इशू की जगह होता सोल्ड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60 पर यूनिट, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इशूड फॉर कंजम्पशन,
यानी ये कोई मैन्युफैक्चरर का क्वेश्चन है जो इन यूनिट्स को अपने प्रोडक्ट को बनाने में कंज्यूम कर लेता है। लेकिन अगर ये किसी ट्रेडर का क्वेश्चन होता तो यहां लिखा हुआ होता सोल्ड 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 60 रुपीज, तो मुझे स्टोर्स लेजर में कॉस्ट चाहिए, सेल वैल्यू नहीं चाहिए। बताइए, वहां पर जब आपने वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाली थी तो आपको कॉस्ट चाहिए थी कि सेल वैल्यू चाहिए थी? कॉस्ट। तो ये सेल वैल्यू अगर आपको दी होगी तो कंफ्यूज करने के लिए दी होगी, इसको आप इग्नोर कर देंगे। लकीली हमारे क्वेश्चन में दी नहीं है, दी होगी तो इग्नोर कर देना, ठीक है? ओके सर। यहां पे काम की बात यह है कि मैंने कितने यूनिट्स अपने स्टॉक में से निकाले हैं। 100 यूनिट्स निकाले हैं। यस सर। अब मैं अपना मेथड चेक कर लूंगा कि हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि हम मेथड फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो बस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे देखना ये रहेगा कि जब मैं 100 यूनिट्स को इशू कर रहा हूं तो क्योंकि मेरे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड है तो मैं सबसे पुराने वाले स्टॉक को पहले निकालूंगा। मेरे पास जो पुराने वाला स्टॉक है वो एग्जैक्टली ही 100 यूनिट्स का था। ठीक है, ये देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यस ये निकल गया। ओके, यही वाला रेट यहां पर अप्लाई कर दिया, ये रेट ये निकल गया। स्टॉक में कौन सा बच गया? 200। लास्ट वाला स्टॉक में बच गया। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, अगर वो 100 से ज्यादा होता तो यहाँ पे वो 100 वो भी साथ में नीचे आ जाता। बिल्कुल आ जाता। अब मैं ये कहता हूं, मान लो मैं इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, पहले मैं कहता हूं मान लीजिए ये 100 ना होता, ये 80 यूनिट्स होता। यस सर। तो फिर मैं ये 80 यूनिट्स यहां पर लाता, 80 यूनिट्स 25 वाले लाता, और फिर 20 यूनिट्स कौन से वाले लेता? 30 वाले लेता। 30 वाले। और फिर यहां पर ये बच जाते कितने? 180। 180। क्लियर है? 180। यस सर। ठीक। अच्छा, अगर ये वाला मेथड नहीं होता, क्वेश्चन कहता नहीं हम तो लास्ट इन फर्स्ट आउट से बनाएंगे, तब क्या होता? सर पहले 200 में से इस 200 में से ये 100 इशू कर देते, ये 30 वाला हो जाता, और यहां पर स्टॉक में दिखाते 100 25 वाला और 100 30 वाला। यस सर। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर अगर ये ना लीफो होता ना फीफो होता, वेटेड एवरेज होता। अगर ये वेटेड एवरेज होता तो जब भी आप परचेज करोगे इस वैल्यू को सेपरेट नहीं करना, कंबाइंड वैल्यू दिखानी है। कितनी हो गई? 8500। और ये यूनिट्स भी कंबाइन कर दो, कितने हो गए? मुझे एक यूनिट की वैल्यू बताओ। एक यूनिट की वैल्यू बता सकते हो? 28 पॉइंट कुछ आएगी। यस, 28.33। 8.333। ठीक है, आप 2 डेसिमल तक लिखें, 3 डेसिमल तक लिखें, ये आपकी मर्जी है। बेटे आप वीडियो बंद कीजिए अपना। तो 28.33 आ गया। ठीक है, और इसको आप फिर यहां पर यूज कर लेंगे 28.33, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी 28.33। बताइए बेटे, समझ में आया? यस सर। परपेचुअल मेथड में हमारे पास 3 कॉलम बनते हैं। एक कॉलम रिसीट का होता है, एक कॉलम इशू का होता है, एक कॉलम हमारे पास बैलेंस का होता है। जब भी आप यूनिट परचेज करेंगे आप रिसीट में लिखेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि अगर मेथड लीफो फीफो है तो आप स्टॉक को अलग अलग लिखेंगे, और अगर आपका मेथड वेटेड एवरेज है तो वैल्यू को कंबाइन कर देना, यूनिट्स को कंबाइन कर देना, रेट को निकाल देना। ठीक है, बोलिए। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं? बना पाएंगे? जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है। हमने आपके साथ, अब मैं वापिस आता हूं, और अब मैं आपके पास
इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इस चैप्टर से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पास्ट डेटा उठा के देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको यही पीरियोडिक मेथड या परपेचुअल मेथड, इन दोनों मेथड से स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए कहते थे पुराने वाले टाइम में। ओके यस सर। यस सर। अब लेकिन जब से अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे कुछ सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आ गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ गया। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर बेसिकली और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का स्कोप है, जो कि धीरे धीरे हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स में धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास और भी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप पुराना ट्रेंड उठा के देखेंगे तो वो आपको कम दिखाई देंगे, बट दैट डजंट मीन कि वो नहीं आएंगे। तो कहीं ऐसा पता चले कि आप स्टोर्स लेजर बनाते रह गए और एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो दूसरे वाले आ गए, तो इसलिए कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं आपको पहले एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन को आप मेरे पास यहां पर ना इंपॉर्टेंट मार्क करो, या ऐसा करो इसको रिवीजन के लिए मार्क करो। ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन, ये मैंने सीए एग्जामिनेशन से ये मैंने क्वेश्चन लिया है, और जो क्वेश्चन सीए एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो वो फिर टीचर की निगाह में रहते हैं, टीचर उनको पूछ लेते हैं। इसमें और बाकी जो क्वेश्चन आपकी बुक्स में मिलेंगे उनमें क्या डिफरेंस है, नीचे पढ़िए। ये कह रहा है, ये आपको डिटेल दी जा रही है, एक रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग डिटेल दी जा रही है, सब कुछ वही है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, इशूड फॉर कंजम्पशन है, मेथड आप फीफो लगाइए, लीफो लगाइए, वेटेड एवरेज लगाइए, वो आपकी चॉइस है। यहां पर जो नई बात है वो ये है कि मैन्युफैक्चरर ऑल्सो इंकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अगर आप ज्यादातर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं है। आप ज्यादातर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे, एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं है। यहां पर हमें दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरर इंकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। नंबर 1, फ्रेट ऑफ 300, अनलोडिंग चार्जेस ऑफ 150 एट द टाइम ऑफ एवरी परचेज रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है इस बात का? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो क्या डायरेक्ट एक्सपेंस को स्टॉक के अंदर इंक्लूड किया जाएगा? यस सर। कैसे इंक्लूड करोगे? वो कह रहे हैं कि जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 18 रुपीज। बताओ कितनी वैल्यू बनी? बोलो, ये तो वर्बली निकल जाएगी। 5400। 5400। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपके पास 300 यूनिट्स आपने परचेज किए 18 रुपीज के। उसने कहा है कि मैन्युफैक्चरर ये खर्चे करता है, 300 रुपए की फ्रेट देता है, और 150 रुपीज उसे अनलोडिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। ओके, यस सर। ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं वेयर हाउस का रेंट देता हूं 2000 रुपीज पर मंथ। इस पर काटा लगा दो। यस सर। फिर वो कहता है मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देता हूं 1500 पर मंथ। इसको भी काटा लगा दो। यस सर। ठीक है, यानी ये हमारे, अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट से बात करें तो ये हमारे हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हमारे हो जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारे स्टॉक के अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंस को इंक्लूड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5850 डिवाइडेड बाय 300 रुपीज। बताओ कितना आया?
₹19.50। तो आप पहले अपनी कॉस्ट को सही करोगे और फिर रिकॉर्ड के अंदर जाके ₹19.50 की परचेज दिखाओगे। बोलिए। ओके सर। अब AS2 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो AS2 में ना एक स्पेसिफिक लाइन आएगी। वो लाइन ये कहती है कि जब स्टॉक आप तक पहुंचा था तब तक जो भी खर्चे हुए थे वो सारे के सारे आपको कॉस्ट में इंक्लूड करने हैं। तो कहने का मतलब है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो स्टोर्स लेजर के क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो अब एक नए क्वेश्चंस की एंट्री हो रही है जहां पर वो नीचे आपको कुछ एक्सपेंसेस बताएंगे। तो आपने देखना है कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं कौन से इनडायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट को छोड़ देना, डायरेक्ट वालों को इंक्लूड करके अपनी कॉस्ट को सही कैलकुलेट करके फिर स्टोर्स लेजर में आप एंट्री करोगे। बोलिए, समझ में आया? यस सर, यस सर। बोलिए। यस सर। यस सर। अच्छा, 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको AS2 में से वो लाइन दिखा देता हूं। हो सके तो इस लाइन को ना याद कर लेना, ठीक है? ये देख रहे हैं एक टॉपिक AS2 ने बता रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसमें क्या क्या आता है, ठीक है? यहां देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। टेक्निकल टर्म क्या कह रही है कि जो भी कॉस्ट आपने इंकर की है इन ब्रिंगिंग द स्टॉक टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मतलब आप अपने स्टॉक को कहां रखते हो? गोडाउन में रखते हो? यस सर। बाकी सभी स्टूडेंट बताएं, अपने स्टॉक को गोडाउन में रखते हो? यस सर। तो अपने स्टॉक को गोडाउन तक ले जाने में कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वहां तक ले जाने में, वहां तक पहुंचाने में जितने भी खर्चे आए थे वो ऐड कर देना। तो सामान स्टॉक के अंदर जब पहुंचा होगा, गोडाउन के अंदर जब सामान पहुंचा होगा, तो आपने परचेज करने के पैसे दिए होंगे, आपने वो जो ट्रक से सामान पहुंचा होगा फ्रेट दिया होगा, फिर वहां जो वर्कर्स होते हैं वो आपके जो व्हीकल से उतार करके गुड्स को आपके गोडाउन में रखते हैं, उसे बोलते हैं अनलोडिंग। अनलोडिंग के चार्जेस दिए होंगे, ठीक है? स्टॉक को वहां तक पहुंचाने का खर्चा केवल वही लेना है। अब गोडाउन के रेंट का उससे कोई मतलब नहीं था कि आपका गोडाउन 50,000 का मंथली रेंट लेता है कि 1 लाख रुपए का लेता है। इससे इन्वेंट्री को वहां तक पहुंचाने में कोई कॉस्ट का फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? इसलिए आपने गोडाउन रेंट नहीं लेना, इसलिए कोई आपने जनरल अकाउंटेंट सैलरी, स्टाफ सैलरी वो सब नहीं लेनी, इन चीजों को लेना है। बोलिए, क्लियर हो गया? सर। हाँ जी। सर अगर जैसे कि कोई कंसल्टेंट है हमारा, हाँ उसने हमको कहा है कि आपको इस पर्टिकुलर तरीके से गुड्स को रखना है, हाँ। तो उस कंसल्टेंट सैलरी हम इंक्लूड करेंगे इस चीज में? अब बेटे इसका जो आप मेरे से पूछ रहे हो ना, ये सब क्वेश्चन आपके यूज होंगे जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे पीपीई। पीपीई सुना है कभी? यस सर। क्या होता है पीपीई? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स। देखो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, अब मेरी बात आप समझ लीजिए, इन्होंने एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया है। मैं तो कह रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल पर तो क्या, सीए के लेवल पर भी पूछने में टीचर की हालत खराब हो जाएगी कि क्या बच्चा इस हद तक मैच्योर हो गया है कि वो उसको आंसर दे दे। अब इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि सर गुड्स को वहां पर रखने के लिए, गुड्स को वहां पर रखने के लिए हमने एक कंसल्टेंट से एक ओपिनियन लिया है, उसने हमें बताया कि जी गुड्स को कैसे रखना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या ये रिकरिंग कॉस्ट है कि नॉन रिकरिंग कॉस्ट है? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। यहां पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब ये तो एक नॉन रिकरिंग कॉस्ट है,
जो वन टाइम लगनी है। अगर मैं कह दूं कि ये वाली कॉस्ट भी मेरी उन गुड्स के साथ रिलेटेड है तो मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूं? तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये वाली कॉस्ट जो है, जो आप कह रहे हो, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। ओके सर। क्योंकि हमने अब अगर हमने वेयर हाउस को बनाया है और वेयर हाउस में हमने कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट रखे हैं उसको रखने के लिए, तो उसका कुछ डेप्रिसिएशन या कुछ अगर हमें इंक्लूड करना पड़े तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात आपने पूछ ली है। कुछ बातें एग्जाम में बड़ी सिंपल सी बातें आती हैं, बाकी टेक्निकल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें तो झगड़े वाली हो जाती हैं। ये बहुत झगड़े वाली बात है और ऐसा कोई क्वेश्चन इवन आज तक सीए फाइनल तक के एग्जाम में नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। नहीं सर सर, मुझे एक मेरा ये डाउट था पूछनी है कि बोलिए। सर, कि जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे पहले जो निकालते थे तो हम परचेजेस की कॉस्ट वैल्यू और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग अलग नोट करते थे, बट अब हम फिर दोनों को इंक्लूड करके रेट पर यूनिट निकालेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बेटे क्या क्या आता है? वेजेस और जितना भी सामान जो बिल्कुल ठीक है, परचेज के रिलेटेड होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वेजेस एक अलग मैटर है, लेकिन जब भी आप गुड्स को परचेज करते हैं तो आपने कभी देखा है कि जब आप गुड्स को परचेज करके लाते हैं तो उसका एक इनवॉइस आता है? क्या आपने कभी गुड्स का इनवॉइस कभी Yes, देखा sir. है? आप बाजार से कुछ भी खरीद के लाइए, मान लीजिए आपने एसी परचेज किया, ठीक है, तो जिस दुकानदार से आप एसी परचेज करके लाएंगे वो उसके ऊपर लिखेगा कि एसी का प्राइस है 20,000। बताइए। यस सर। यस सर। उसके नीचे वो लिखेगा मैंने इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया 10,000। उसके बाद नीचे लिखेगा कि मैंने इसको भेजने का आपसे फ्रेट लगाया 500 रुपीज। बोलिए। यस। ठीक है, तो वो अपने इनवॉइस के अंदर ना 3 4 5 और चीजें ऐड करके आपको देता है। तो अब मैं अपने पास वो एसी जब अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा तो वो मैं एक एसी 20,000 का लिखूंगा, 30,000 का लिखूंगा, या 30,500 का लिखूंगा, या 20,500 का लिखूंगा। इसके लिए तो मैं कैलकुलेशन अभी कर लूंगा ना, बात के लिए नहीं छोड़ूंगा। वेजिस एक अलग मैटर है, समझिए, वेजिस एक अलग मैटर हो गया, पर ये जो खर्चे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के साथ हुए हैं इसको वहीं पर एडजस्ट करना होगा। तो हमारा क्वेश्चन यही एग्जांपल दे रहा था। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। मुझे बता दो, क्या जीएसटी कॉस्ट का पार्ट बनता है? अगर No, उस पे sir. इनपुट मिलना हो तो नहीं बनता। वेरी गुड, इन्होंने स्पेसिफिक आंसर दे दिया कि अगर उसके ऊपर इनपुट मिलना है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक। यही जब AS2 पढ़ेंगे तो AS2 कहता है कि जब भी आपने गुड्स परचेज किए, अगर उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ था तो माइनस करोगे या नहीं करोगे? यस सर, करेंगे माइनस करोगे। अगर उसमें जीएसटी लिखा हुआ था, जीएसटी का मोस्ट ऑफ द केसेस में इनपुट मिलता है, उसको इंक्लूड नहीं करोगे, फ्रेट को इंक्लूड करोगे। लेकिन अब एग्जामिनेशन क्वेश्चन तो 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं, इसलिए उन्होंने इसमें आपको एक बात लिख दी कि आप फ्रेट का पॉइंट इंक्लूड कर लो। हो सकता है वो कल को किसी क्वेश्चन में लिख देते कि इसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बोलिए, समझ में सर आया? तो जैसा आप कह रहे हो कि अगर इस क्वेश्चन में वेजेस होता तो फिर हम उसको नहीं लेते, बट फ्रेट और जो वैसे एक्सपेंस है उनको इंक्लूड करेंगे। बेटे वेजिस, एक बात बताओ, वेजिस किसको दी जाती है? वर्कर्स को। आपका क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है कि हम वेजिस किसको देते हैं? वर्कर्स को। वर्कर्स क्या करते हैं? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन किसका आ जाएगा? फिर वो क्वेश्चन आ जाएगा मैन्युफैक्चरर का, ठीक है। तो जब मैन्युफैक्चरर का क्वेश्चन आएगा तो हम वेजिस को भी इंक्लूड करेंगे और वेजिस के साथ और जो खर्चे लगे हैं उन प्रोडक्ट को बनाने में उसे भी इंक्लूड करेंगे, और वो क्वेश्चन आएंगे भी सही। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि कुछ नए क्वेश्चन इन्वेंट्री चैप्टर में बनते हैं
जो कि आज तक हमारे डीयू के पास एग्जाम में पूछे नहीं गए, क्योंकि डीयू के पास सिलेबस में इन्वेंट्री चैप्टर का जो वेटेज था या इंपॉर्टेंस थी वो कम थी, पर अब वो बढ़ गई है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, क्या हमने कोई क्वेश्चन ऐसा भी इंक्लूड किया, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, रुको। ये देखो, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, यस सर। ठीक है। यस सर। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, वो कह रहा है कि आपने कुछ गुड्स खरीदे, उसकी कॉस्ट प्राइस बता रहा है, उसका फ्रेट बता रहा है, उसकी डायरेक्ट लेबर बता रहा है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड्स बता रहा है। देखिए बता रहा है कि नहीं बता रहा? यस सर। तो इसको इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? ओके सर। लेकिन सर। लेकिन Okay, sir. एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे थोड़ा एक स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। तो कुछ नए क्वेश्चंस मैंने कहा इन्वेंट्री में बन रहे हैं। जनरली स्टूडेंट क्या समझता है कि सर इन्वेंट्री चैप्टर तो बहुत आसान है, हमने वो रिसीट, इश्यू और बैलेंस का कॉलम बना देना है, प्लस माइनस करना है और काम हो गया। लेकिन आज की डेट में कुछ नए क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में आ भी रहे हैं और आ भी सकते हैं, मैंने उनको इंक्लूड कर लिया है। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। बताएं, क्लियर हुआ? जल्दी बताएं, क्लियर यस हुआ? सर। ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। मुझे बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखाई जाती है वो कौन सी वैल्यू होती है? Whichever is lower among the कॉस्ट और or नेट net रियलाइजेबल realizable वैल्यू। विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो एग्जाम में इस कंसेप्ट को टेस्ट करने के भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या बच्चे को ये वाली बात पता है कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट तो हमने देख ली। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू? बताइए। Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less दोबारा बोलो, estimated एस्टिमेटेड selling price in the ordinary course of business वेरी गुड, सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यस। less estimated cost of completion and एस्टिमेटेड कॉस्ट, estimated एक मिनट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ये तब होता है जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, मतलब हमारा गुड्स अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, ठीक है। लेस, in work in progress वगैरह में होता है ठीक है, लेस and और क्या होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग, selling ठीक है। मतलब जब हम पढ़ रहे थे तो एक स्टूडेंट ने, मुझे याद है, वर्ड यूज किया था मार्केट वैल्यू, तो मैंने कहा था मार्केट वैल्यू को थोड़ा करेक्ट कर लो। मार्केट वैल्यू तो उसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, लेकिन जब आप सेल करोगे तो हो सकता है आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ जाएं, तो आपको लास्टली जो बचेगा दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर है? yes sir हाँ। अब इसी कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन रिसेंटली, आप देखिए, रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था। वो कह रहे हैं एक्स गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री, फाइंड आउट द स्टॉक बाय ग्रुप मेथड और बाय आइटम मेथड। वो कह रहे हैं आपके पास ना दो तरह के ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दोनों ही ग्रुप्स में आपके पास दो अलग अलग किस्म के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास 4 आइटम्स हैं स्टॉक के अंदर, आपके पास टोटल 4 आइटम्स हैं, लेकिन वो आइटम्स ना, अगर हम कुछ बिजनेस जो करते हैं ग्रुप वाइज देखें तो अलग अलग हैं। तो 2 आइटम ऐसी हैं जो ग्रुप ए की हैं, मतलब एक डिफरेंट बिजनेस की लाइन की वो आर्टिकल लग रही है, ऐसा लगता है कि डिफरेंट आर्टिकल है। ये देखिए, ये ग्रुप ए की हैं और ये दोनों ग्रुप बी की हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, कॉस्ट आपको दिया हुआ है, रियलाइजेबल वैल्यू भी आपको दी हुई है। क्लियर? yes sir और वो कह रहे हैं कि ये रियलाइजेबल वैल्यू के लिए आपको ये खर्चे भी करने पड़ेंगे।
तो पहले तो इनमें से आप ये खर्चों को माइनस करेंगे, तब आपकी आएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर हो गई? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने आइटम ली ग्रुप ए की। ग्रुप ए में आइटम नंबर 1 थी और आइटम नंबर 3 थी। यूनिट्स थे 200 और 600, ये हमने ले लिए। कॉस्ट हमें गिवन थी, और वो जो कॉस्ट हमें गिवन थी, सॉरी 100 150, ये हमने ले लिए। कॉस्ट हमें गिवन थी, हमने कॉस्ट उसकी कैलकुलेट कर ली। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। अब हमने सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमने इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें बड़े अजीब से परसेंटेज दिए हुए हैं। 25/3%, 25/3%। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि 25/3% को कैसे सॉल्व करूं? 8.33। हाँ, 8.33 1/12 हो जाएगा। हाँ 8.33% या फिर 1/12 हो जाएगा। बताओ बेटे, ये 1/12 कैसे निकाला आपने? ये ज्यादा सटीक है। 25/3 डिवाइडेड बाय 100 किया। Yes. परसेंट का 100 डिनोमिनेटर में ले गए। बिल्कुल, जब भी हम ये परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। जैसे 10% हो तो हम उसे क्या लिखते हैं? 10/100। यस सर। ठीक है, तो 25/3 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो 25/300 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। तो जिन्हें ये समझ में आता हो वो ये फॉलो कर लें, जिन्हें ये समझ में आता हो वो ये फॉलो कर लें। तो हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू को फाइंड कर लिया। ओके, बोलिए। यस सर। ठीक है, और फिर दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम थी वो हमने यहां पर अपनी वैल्यू को फाइंड कर लिया। Yes, अब sir. यहां पर देखिए सवाल ये उठता है, अब थोड़े से देखने के सवाल ये उठता है कि सर जब मैं आर्टिकल नंबर 1 की बात करता हूं तो इसकी कॉस्ट है 20,000, एनआरवी है 22,000, तो मैं क्या लूंगा? बोलो। 20,000। 20,000 लूंगा, विच एवर इज लोअर। और अगर आर्टिकल नंबर 3 की बात करूं तो कॉस्ट है 90,000, एनआरवी है 88,000, तो मैं दोनों को लोअर लूंगा। अब यहां पर मैं देख रहा हूं आइटम वाइज। ओके, ये मैं क्या देख रहा हूं? आइटम वाइज। आइटम वाइज। अगर मैं आइटम वाइज चलता हूं तो मेरे स्टॉक की वैल्यू आएगी 1,08,000। कंसेप्ट वही है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मगर मैंने कैसे देखा? आइटम वाइज। ओके, यस सर। इसी तरह से मैंने अगर ग्रुप बी में देखा तो ग्रुप बी के अंदर मेरी इस तरीके से आइटम वाइज कॉस्ट आई 2,72,000। यस ओके, सर। तो अगर हम आइटम वाइज देखें तो हमारे स्टॉक की वैल्यू आएगी। इसे बोलते हैं आइटम बाय आइटम मेथड। दूसरा होता है सर ग्रुप वाइज देखो। अगर मैं पूरे ग्रुप के हिसाब से देखूं तो ए में तो कॉस्ट और एनआरवी दोनों सेम आ गई, लेकिन ग्रुप बी में जब मैं देखता हूं तो कॉस्ट आती है 280, एनआरवी आती है 288। बोलो क्या लूं? 280। 280 लूंगा। इसका मतलब कॉस्ट और एनआरवी जो देखी जाती है, ध्यान से सुनना, कॉस्ट और एनआरवी जो देखी जाती है उसमें भी ये झगड़ा है कि हम ये आइटम वाइज देखें या हम ग्रुप वाइज देखें। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मुझे आप ग्रुप वाले मेथड से भी निकाल के दिखा दो, आइटम वाले मेथड से भी निकाल के दिखा दो। तो हमने निकाल के दिखा दी। अकाउंटिंग झगड़ा नहीं करता। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, अकाउंटिंग कहता है कि आप जो भी प्रिंसिपल फॉलो करना चाहें कीजिए, पर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। यस सर। याद आ रहा है 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, और अभी भी आपके सिलेबस में ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम का एक चैप्टर है।
एक हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल होता है कि आप जो भी फॉलो कीजिए उसको कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए। मतलब अगर आप ग्रुप मेथड से अपना एनआरवी निकालते हैं तो ग्रुप मेथड से फॉलो करते रहिएगा, पर इसको आप कंटिन्यू करिएगा। हो गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अगर आप थके ना हो तो ये भी एक करवा दूं। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है। Yes, sir. हाँ, थोड़ा Yes, sir. एनर्जी के साथ बोलो। मैं आपको वो क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं अब जो रिसेंटली हमारे इन्वेंट्री के एग्जामिनेशन के अंदर टॉपिक के अंदर दिख रहे हैं। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बताओ वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकाली जाती है? बोलो ना। Cost and net realizable value, whichever is lower. वेरी गुड। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि मुझे लेना है कॉस्ट, मुझे लेना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू और फिर देखना है विच एवर इज लोअर। इतना सा काम करना है और आपको 4 या 5 नंबर मिल जाएंगे। बताओ आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है सर। आसान है। अब इसमें एक छोटी सी बात, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, एक छोटी सी बात है, वो ये कि सर मेरे पास एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल मैं मान लीजिए 100 रुपीज का बाय करके लाया। अब क्या हुआ, मार्केट Yes, चेंज sir. हो गई। मार्केट चेंज हो गई तो सर ये जो रॉ मटेरियल है ये 80 रुपीज का बाजार में मिल रहा है और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल के 2000 यूनिट स्टॉक में आ रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए स्टॉक की वैल्यू कितनी दिखाऊं, 2 लाख दिखाऊं या 1,60,000 दिखाऊं? 1,60,000. एक सुझाव है ध्रुव का कि सर इसको 1,60,000 दिखाना चाहिए। बाकी कोई स्टूडेंट, क्योंकि ये इन्वेंटिव चैप्टर तो आप पढ़ चुके हैं कॉलेज में। तो सर फिनिश्ड गुड्स के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। हाँ, एक एक करके। एक और बच्चे ने ध्रुव की बात का समर्थन कर दिया, वो कह रहे 1,60,000 दिखाइए। ओके, यस तनिषा तुम कुछ कह रही थी। तनिष्का, कि फिनिश्ड गुड्स की देखेंगे कि उनकी कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कौन सी कम है, फिर उस पर डिपेंड करता है। वेरी गुड। तनिष्का ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तनिष्का, ये आपने कहाँ पढ़ा ये बताइए? सर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हुआ है। अच्छा, कौन सा कॉलेज है आपका? SRCC। SRCC, वेरी वेरी गुड। अच्छा, यशवी ने आंसर दे दिया कि सर 2 लाख दिखाएंगे। यशवी, ये 2 लाख का आंसर आपने कैसे दे दिया? तनिष्का ने कहा, तनिष्का जरा रिपीट करो, आपने क्या कहा था? कि जो फिनिश्ड गुड्स है हम उसकी कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू चेक करेंगे और फिर उस पर डिपेंड करेगा कि हम क्या लेंगे। देखो, अगर आपने गौर किया तो तनिष्का ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है कि सर इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे फिनिश गुड्स की कॉस्ट और फिनिश गुड्स की एनआरवी चाहिए। और क्या मैंने आपको फिनिश गुड्स की कॉस्ट या एनआरवी दी है? नो सर। नहीं दी। तो इसका मतलब जो ध्रुव ने आंसर दिया वो उसने अभी तक की जो नॉलेज है उसके हिसाब से सही दिया, ठीक है। लेकिन यशवी, आपने जो आंसर दिया वो गलत हो गया क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता। यहां पर अकाउंटिंग ये कहती है, ध्रुव, क्या आप रॉ मटेरियल को सेल करते हो? नो सर। नो। तो फिर आपकी रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी रॉ मटेरियल पर एप्लीकेबल कैसे हो जाएगी, ये तो बताइए। यस सर। यानी कि आप तो फिनिश गुड्स को सेल करते हो, तो आपकी कॉस्ट और एनआरवी तो फिनिश गुड्स की हो सकती है। यस सर। रॉ मटेरियल सेल करने का आपका काम नहीं है। यस सर। अब ऐसे में अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग ये कहती है कि रॉ मटेरियल किसका पार्ट बनेगा? फिनिश गुड्स का। यस सर। रॉ मटेरियल से आप क्या बनाएंगे? फिनिश गुड। फिनिश गुड। अगर आपका फिनिश गुड्स
कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू पर सेल हो सकता है। मान लेता हूं कि ये जो हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, लेट अस सपोज इसकी कॉस्ट आएगी 250 रुपीज और इसका एनआरवी आएगा मान लो 260 रुपीज। ये मैंने अब आपको डेटा दिया। जो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू कम हो गई है, एग्रीड, अकाउंटिंग कह रही है, लेकिन रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स का पार्ट बनेगा, अगर वो फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू पर बिक जाएगा तो क्या मुझे कोई नुकसान हो रहा है? बताइए, क्या हमें कोई नुकसान हो रहा है? सोच कर बताइए। नो सर। हमारे अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या कहता है? की लॉसेस को एंटिसिपेट करो, प्रॉफिट्स को नहीं। हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में लॉस होगा तो उसको रिकॉर्ड करो, एंटिसिपेट करके रिकॉर्ड भी करो। सभी बच्चे मुझे Yes, sir. बताएंगे, प्रूडेंस कंसेप्ट याद है? प्रोवाइड फॉर ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस। Yes, sir. Yes. यस अब सर। मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, मुझे 99% पता है कि अगले साल में ये ज्यादा वैल्यू पे बिक जाएगा, तो क्या अपने प्रॉफिट एंटिसिपेट करते हुए इसको रिकॉर्ड कर लूं, प्रॉफिट को? यस सर। अरे लो, क्या प्रूडेंस कंसेप्ट यही कहता है? नो सर, देखो, सर प्रॉफिट Loss- नहीं करते, losses को Anticipated record loss. करते हैं। हम कभी प्रॉफिट को हम कभी भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे। देखो, मेरे पास जो स्टॉक बचा है, अगले साल ये ज्यादा वैल्यू पर बिक जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्टॉक की जगह मैं कॉस्ट हटा के उसकी मार्केट वैल्यू लिख देता हूं, मेरा जीपी बढ़ जाएगा, तो मैंने अपना प्रॉफिट एंटिसिपेट कर लिया। तो क्या मैंने अपना प्रॉफिट एंटिसिपेट किया? आंसर इज नो। लेकिन अगर मुझे ये दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर मेरा ये स्टॉक कम वैल्यू पर सेल होगा, तभी तो मैंने कहा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर एनआरवी लोअर है तो इसका मतलब ये अगले साल कम वैल्यू पर सेल होगा, नुकसान होगा। आज ही रिकॉर्ड करो। तो हमारा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट कह रहा है लॉस हो रहा हो तो आप यहां पे रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। लेकिन खैर, हमें इतनी गहराई में क्यों जाना। हमारे को तनिष्का ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया था कि सर हम फिनिश गुड्स को चेक करेंगे, और मैंने केवल आपको उसका लॉजिक बता दिया। अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू पर सेल हो सकता है तो इसका मतलब मुझे कोई लॉस होने वाला नहीं है। तो उस केस में मैं अपनी इसकी जो वैल्यू दिखाऊंगा वो कितनी दिखाऊंगा? 2 लाख रुपीस। सही कह रहा हूं तनिष्का? यस सर। लेकिन द मोमेंट वो कहता है कि मेरी एनआरवी हो जाएगी 245, सर अब एनआरवी को रिकॉर्ड करेंगे। बेटे रॉ मटेरियल की तो एनआरवी है ही नहीं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो कॉस्ट है इसको उन्होंने नाम दिया रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या नाम दिया? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तब वो कहता है, AS2 कहता है कि अगर आपका फिनिश गुड्स कॉस्ट से कम वैल्यू पर सेल होगा तो आपने रॉ मटेरियल को उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर शो करना है। उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को आपने उसकी एनआरवी मानना है। सर एक बार ये कॉन्सेप्ट दोबारा एक्सप्लेन करोगे प्लीज? ठीक है, मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल Yes, sir. एक्स, वो आपने कॉस्ट उसकी है 100 रुपीज। यस सर। अब उसका प्राइस कम हो गया तो वो कह रहा है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 80 रुपीज, यानी जब आप नया ऑर्डर दोगे तो ये मटेरियल 80 रुपीज का आएगा। नाउ द पॉइंट इज कि जब आप स्टॉक की वैल्यू दिखाएंगे तो वो 2 लाख दिखाएंगे या 160 दिखाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने शुरू में कहा कि सर 160 दिखाएंगे, तो मैंने करेक्ट किया कि रॉ मटेरियल हम सेल नहीं करते, उसकी कोई एनआरवी नहीं होती, ठीक है। यस सर। AS2 कहता है कि अगर रॉ मटेरियल की वैल्यू कम हो गई है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई है, तो आपको चेक करना है फिनिश गुड्स को। अगर फिनिश गुड्स का Okay, एनआरवी कॉस्ट के ऊपर है, अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी कॉस्ट के ऊपर है तो कोई
कोई आपको देखने की जरूरत नहीं है, 2 लाख रुपीस कर दिखा दीजिए। लेकिन अगर उसकी एनआरवी कॉस्ट से कम हो गई है देन आपने उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर शो करना है। क्लियर हो ओके गया? सर। अब जी जी। आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए और आप उसको लॉजिक नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो आपको पहले रीजन लिखना पड़ेगा कि AS2 ये पॉइंट कहता है कि अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी कॉस्ट को एक्सीड करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर दिखाना है। ये आप रीजन लिखेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसका एक रीसेंट मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया है, ये देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये डेटा है, इस डेटा में लिखा है कि हम एक प्रोडक्ट P बनाते हैं। फिनिश गुड्स का प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट P, जिसमें रॉ मटेरियल यूज होता है X। ठीक है, यहां देखिए आपके पास 900 यूनिट्स हैं रॉ मटेरियल X के। सभी बच्चे ध्यान से, कितने यूनिट्स हैं? 900। आपने परचेज किए थे कितने रुपीस पर? बोलिए। 100 पर यूनिट। 100 रुपीज पर यूनिट। 100 पर और यूनिट। उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 80 रुपीज है। अब इस मोमेंट पर मैं अपने स्टॉक को 80 रुपीज का नहीं काउंट कर लूंगा, मुझे रुकना है और मुझे चेक करना है क्या मेरा फिनिश गुड्स उसका एनआरवी कॉस्ट से ऊपर है या नीचे है। ओके, यस सर। फिर वो कहता है कि हमारे पास 400 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, उन पर हमने कॉस्ट इंकर कर दी है 245 रुपीज, और ये फिनिश नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, एडिशनल कॉस्ट लगेगी 50 रुपीज। यानी इन्हें फिनिश करने के लिए मुझे 50 रुपीज की कॉस्ट और लगानी पड़ेगी। ठीक है, यस सर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 800 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट 295 है, ऊपर से मैच करिए, यानी वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट P इज 280 रुपीज। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है? 285। क्या ये एनआरवी है? क्वेश्चन कह रहे हैं नो। इसमें भी आपको 5% की ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। ओके, यस सर। और इसमें जब आप ब्रोकरेज पे करेंगे तो आपके पास जो फाइनल प्राइस मिलेगा वो तो आपकी कॉस्ट से कम होने वाला है, क्योंकि 280 रुपीज जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो भी आपकी जो कॉस्ट आ रही है उससे कम है। जी, और उस पे अगर हम 5% ब्रोकरेज लगा देंगे तो वो और कम हो और कम हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। आपने कहा कि हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है उसकी जो अब हम स्टॉक की वैल्यू दिखाएंगे वो 900 इंटू 80 दिखाएंगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। इसलिए आपने पहले ये पॉइंट लिखना है कि AS2 क्या कहता है। AS2 कहता है कि जो मटेरियल है, जो मटेरियल आप यूज करते हो, आर नॉट रिटर्न डाउन बिलो कॉस्ट, उन्हें कॉस्ट से नीचे मत दिखाओ। ठीक है, इफ फिनिश प्रोडक्ट्स इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। सिंपल सी बात है, वो रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स का पार्ट है, अगर वो फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट पर या उससे ज्यादा पर सेल हो सकता है तो आपको उसकी कॉस्ट को रिटर्न डाउन यानी कम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बोलिए। सर इसका मतलब अगर कॉस्ट या कॉस्ट से ज्यादा सेल होगा फिनिश गुड्स तो हमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं करना, रिटर्न डाउन बिल्कुल नहीं ठीक है, करना। क्योंकि उस केस में आपको कोई लॉस नहीं है। अच्छा, और अगर फिनिश गुड्स रिटर्न डाउन होगा तो हमें रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट करना बिल्कुल, पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में यही बात वहां लिखी हुई है कि अगर डिक्लाइन हो ओके जाता है इन द प्राइस ऑफ मटेरियल और ऐसा एस्टिमेट लग रहा है कि कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्सीड कर जाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को, यानी आपकी कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू को एक्सीड कर जाएगी। क्या हमारे केस में एक्सीड कर रही है? क्या कॉस्ट एक्सीड कर रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू को? यस सर।
बोलो No, ना, sir. यस Yes, कर रहा है, sir. क्योंकि आपकी कॉस्ट आ रही है 295 और आपकी एनआरवी जो है वो कम दिख रही है, तो यस एक्सीड कर रहा है। तो उस केस में इन सच सर्कमस्टांसेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल में बी द बेस्ट अवेलेबल मेजर ऑफ देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आप उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू में रिप्लेसमेंट कॉस्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, बोलिए। Yes. और ये हमने ओके सर। Yes, sir. ये हमने आपको आंसर प्रेजेंट करके दे दिया है। ठीक है, ओके सर। तो आज हम अपनी सर क्लास जो को पार्टली फिनिश्ड गुड्स है उनकी ट्रीटमेंट भी रॉ मटेरियल जैसे ही करेंगे? नहीं, पार्टली फिनिश्ड गुड्स में तो सिंपल है। देखो, पार्टली फिनिश्ड गुड्स में आप क्या करोगे, आपने फिनिश्ड गुड्स की एनआरवी निकाली, बोलो। यस सर। जी. अब जो पार्टली फिनिश्ड गुड्स हैं उनको बोलते हैं WIP। और अभी अभी बच्चे ने हमें एनआरवी की डेफिनेशन बताई थी। एनआरवी की डेफिनेशन क्या होती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। तो ये आपकी 280 है, ये आपका 5% था, बोलो। Yes, sir. और ये Yes, आपका sir. 50 Yes, रुपीज sir. था। यानी Yes, sir. WIP की आप एनआरवी निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, बोलो। Yes, sir. मैं निकाल निकाल सकता हूँ. आपका सेलिंग प्राइस था 280 रुपीज, 5% कमीशन आएगी 14 रुपए, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लगेगी 50 रुपीज, यानी उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो गई, 280 माइनस 14 माइनस 50 रुपीज, ये हो गई 216 रुपीज। लेकिन उसकी जो आपने कॉस्ट लगा रखी है वो कितनी थी, 245। 2. तो जो WIP है उसकी कॉस्ट है 245 और उसकी एनआरवी है 216, तो वहां पर तो 216 ले लेंगे। यानी आपके पास एनआरवी रॉ मटेरियल की नहीं थी, उसके लिए AS2 ने कंसेप्ट बता दिया कि फिनिश गुड्स की कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर कर लो, अगर कॉस्ट एक्सीड कर रही है तो उसके एनआरवी में रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ले लो। ये लिख करके आप बना दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सर तो अगर जैसे यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो ज्यादा होती तो फिर हम जो पार्टली फिनिश्ड गुड्स है उसे 245 पे रिकॉर्ड करते हैं। अब वो डिपेंड करता है ना। अच्छा, मैं उसकी कॉस्ट को थोड़ी देर के लिए 300 ले लेता हूं, कैलकुलेट करेंगे ना। अगर उसकी फिनिश्ड गुड्स की सेलिंग प्राइस होती 300, ठीक है, और उस पे 5% मुझे कमीशन देना पड़ता 15 रुपए, 285, तब भी कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता। ठीक है, हम 320 ले लेते हैं, अगर वो 320 होता तो 5% हो जाता 16 रुपीज। अब कितना हो गया, 304। अब ठीक है, यस सर। जी सर. अब 304 में से मैंने कमीशन तो माइनस कर दी, पर कंप्लीशन के लिए मुझे 50 रुपीज और खर्च करने पड़ेंगे। तो Yes, sir. कितनी आ गई, 254, और कॉस्ट Yes, sir. कितनी थी, 245। तो अगर वो अपना कॉस्ट को रिकवर कर लेगा तो मुझे ना तो रॉ मटेरियल को नीचे करना है ना WIP को नीचे करना है। ये कंसेप्ट ही तभी लगेगा जब फिनिश गुड्स की जो एनआरवी है वो कॉस्ट के नीचे होगी। जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन भी यही आएगा कि आपकी एनआरवी कॉस्ट के नीचे आएगी। बस वो वेट करेगा कि क्या आपने लॉजिक सही से लिखा है। अगर लॉजिक सही से लिखा होगा तो आपको पूरे मार्क्स देगा, लॉजिक सही से नहीं लिखा होगा तो मार्क्स नहीं देगा। और मेरे ख्याल से ये या तो करंट ईयर में आया होगा या उससे पिछले साल में आया होगा। बोलिए, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अब आप, अगर आपके पास Yes, sir. भूषण कुमार गोयल की बुक होगी तो उसके एंड में ना करंट ईयर का पेपर दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो भी क्वेश्चंस अब आए होंगे वो आप करके देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। बताइए, और कोई डाउट आपका बचा है तो बताइए, और नहीं बचा है तो यदि आप कुछ
पूछना चाहते हो तो रुक सकते हैं, नहीं पूछना चाहते हो तो आप मीट को क्लोज कर सकते हैं। सर हमारा थ्योरी एग्जाम 90 मार्क्स का होता है। 90 मार्क्स का होता है। बिल्कुल ये 90 मार्क्स का होता है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास कब होगी? बेटे मैं ग्रुप के ऊपर अपडेट कर दूंगा। अगर तो आप अपने कॉलेज में डालिए, अगर ग्रुप थोड़ी सी स्ट्रेंथ बड़ी होगी तभी पढ़ाने का मजा आएगा। अब ज्यादा बच्चे ना हो तो फिर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता। सर ठीक है ना? Sir, can you show the slide of that question so that screenshot ले लो इसका? क्या चीज बोलो? मिस हो गया स्क्रीन। कौन सी? लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो आपने जो क्वेश्चन वाली थी, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। हाँ, ये तो मैंने वहां पे ग्रुप पर शेयर तो किया हुआ है मटेरियल। ओके सर। आप ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने ना शेयर किया था अभी अभी जस्ट, तो आई जस्ट ज्वाइन थोड़ी देर पहले। अच्छा तो कोई बात कोई नहीं, बात आप नहीं, नेक्स्ट क्लास आप से अप, नेक्स्ट आप क्लास अपनी फ्रेंड से मांग लेना, उनके पास पीडीएफ आया होगा। ये ठीक है। पूरा पीडीएफ हमने ग्रुप के ऊपर दिया हुआ है। जी जी सर, ओके। ठीक है। कौन सा सर कॉलेज, एक कौन सा और आप बात, बोलो? हिंदू कॉलेज सर। बोलिए। सर जो इस क्वेश्चन में हम वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम वो किस लिए कर रहे हैं? कैन यू कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जो इस टेबल में है ना, लाइक यूनिट देन कॉस्ट देन नेचुरलाइजेबल वैल्यू एंड देन वैल्यू, हम किस लिए शो कर रहे हैं? मतलब आपने उन्होंने क्वेश्चन में आपने क्लास को स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, लेट ज्वाइन किया था? थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम इसको वैसे यूट्यूब पर डाल देंगे, हमने रिकॉर्डिंग पे क्लास लगा रखी है। यहाँ देखिए, ओके सर। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर वैल्यू दिखाते हैं। ओके तो वो वैल्यू कैसे आती है? यूनिट्स और उसकी जो प्राइस होती है उससे मल्टीप्लाई करके आती है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी सर, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके बेटे, तो एंड कर दूं क्लास को? थैंक यू सो मच सर। ओके बेटे।